अब मैं इतना पार्ट सिलेक्ट कर रहा हूं, इसको यहां से एडिट में जाके कॉपी यानी कि कंट्रोल सी कर रहा हूं, एक नई फाइल में यहां से ले रहा हूं, यहां पे जाके इसको कंट्रोल वी मतलब कि पेस्ट कर रहा हूं। पेस्ट करने के बाद इसको कंट्रोल टी करके थोड़ा छोटा कर रहा हूं, इसको मैं साइड में इस तरीके से मूव कर रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका एक और कॉपी बनाना है। यहां से मूव टूल ले लेंगे। मूव टूल लेने के बाद इमेज के ऊपर जाने के बाद ऑल्टा प्रेस करेंगे। ऑल्टा प्रेस करने से हमारा साइन ये चेंज हो जाएगा और इसको इस तरीके से मूव करेंगे। ये एक और कॉपी बन गई। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसका एक और कॉपी लिया, एक नया लेयर ऑटोमेटिकली यहां पे बन चुका है। अब आप देख सकते हैं कि आर्ट मोड के बाहर थोड़ा सा इमेज मेरा जा रहा है। मैं यहां से शिफ्ट प्रेस करके लेयर 1 को सिलेक्ट कर देता हूं और थोड़ा इसको मूव कर देता हूं एरो की से। या तो मूव टूल से भी आप मूव कर सकते हैं, इस तरीके से आप एरो की से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मूव टूल से एरो की से इसी से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इतना पार्ट में सिलेक्ट कर देता हूं। सिलेक्ट करने के बाद इसको कट, उसका जो शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स में करता हूं। इतना पार्ट यहां से कट करके एक नए फाइल के अंदर जाके कंट्रोल वी मतलब कि पेस्ट, हम लोग यहां से इस तरीके से कट पेस्ट भी इमेज को कर सकते हैं। अब आता है क्लियर। क्लियर से क्या होता है, जो भी एरिया हम लोग सिलेक्ट करते हैं उतने एरिया को आपको डिलीट करना है तो क्लियर का यूज होता है। एडिट में जाके यहां से क्लियर कर दीजिए, उतना एरिया आपका डिलीट हो जाएगा। अब आता है एडिट के अंदर फिल ऑप्शन। फिल ऑप्शन में कंटेंट के अंदर अलग अलग चीजें दी हुई है, जैसे कि फोरग्राउंड कलर। हमने आगे देखा था अगर फोरग्राउंड कलर जो है वो हमको फिल करना है तो यहां से आप डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इतना एरिया मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। एडिट में जाके फिल के अंदर फोरग्राउंड कलर और ओके कर दिया। देखें ये ब्लू कलर यहां पे फिल हो गया। सेम वैसे ही एडिट के अंदर फिल में जाके फोरग्राउंड की जगह पे आप बैकग्राउंड कलर करेंगे तो बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। सेम उसी तरीके से फिल में जाके कलर करेंगे तो आप अपना जो भी सिलेक्टेड कलर है वो भी आप फिल कर सकते हैं। फिल ओपन कर लेते हैं एडिट में। उसके अलावा यहां पे एंड में ब्लेंडिंग्स और ओपेसिटी बच जाती है। ये दोनों चीजें लेयर से रिलेटेड है, तो जब हम लेयर सीखेंगे तब हम ब्लेंडिंग्स और ओपेसिटी सीख लेंगे। अब एक नया ऑप्शन आता है स्ट्रोक। अगर आपको एक बॉर्डर बनानी है तो स्ट्रोक का यूज होता है। यहां पे आपको स्ट्रोक की एक विड्थ देनी होती है, जैसे कि हम लोग यहां पे दे देते हैं 5 पिक्सल्स। कलर है ब्लू। सिलेक्शन के सेंटर में आपको बॉर्डर चाहिए, सिलेक्शन के इनसाइड बॉर्डर चाहिए, सिलेक्शन के आउटसाइड बॉर्डर चाहिए। ये आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि हमने यहां पे रखा है 5 पिक्सल्स और सिलेक्शन के सेंटर में। ओके करेंगे। देखिए एक बॉर्डर बन चुका है। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं। देखिए ये आ गया आपका सिलेक्शन के सेंटर में। तो इस तरीके से हम
अगर फ्रेम बनाना चाहते हैं, बॉर्डर बनाना चाहते हैं, तो हम स्ट्रोक का यूज कर सकते हैं। देखिए एडिट में यहां पे जो स्ट्रोक दिया गया है, यहां पे नीचे ब्लेंडिंग ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो सारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस और जो ऑपेसिटी है, ठीक है, वो लेयर के साथ कनेक्टेड है। तो जब हम लेयर सीखेंगे तब हम ये भी सीख लेंगे। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं तो इसको कीजिए कंट्रोल टी, यानी कि फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप इस पॉइंट के जैसे थोड़े नजदीक जाएंगे, देखिए इस तरीके का सिंबल आएगा। आपको इस तरीके का जैसे ही सिंबल आता है, आपको माउस को क्लिक करके ड्रैग करना है और आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए इसके अंदर उसके सामने कितना डिग्री हमने उसको रोटेट किया है वो भी दिखा रहा है। रोटेट करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं, आपका फ्री ट्रांसफॉर्म जो है वो बंद हो जाएगा। कंट्रोल Z कर देता हूं। बेसिकली फ्री ट्रांसफॉर्म यानी कि कंट्रोल T से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म के साथ में यहां पे नीचे एक और ऑप्शन दिया गया है जिसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म से क्या होता है, जैसे कि आपने फ्री ट्रांसफॉर्म में देखा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो यहां पे स्केल और रोटेट तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में आप ट्रांसफॉर्म के अंदर से स्क्यू, डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव और वार्प भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है वो हम समझ लेते हैं। स्क्यू करने से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा, अगर आपको टेढ़ा करना है तो आप वो कर सकते हो। देखो यहां पे मैं ऊपर जा रहा हूं, देखिए मेरा साइन चेंज हो गया है। अब इसको थोड़ा मैं आगे की तरफ इसको मैं मूव कर देता हूं। देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा टेढ़ा हो गया। पीछे की तरफ अगर मूव कर देता हूं, देखिए इस तरीके से अगर आपको थोड़ा बहुत टेढ़ा करना है अपना ऑब्जेक्ट तो इसको टेढ़ा कर सकते हैं, मतलब कि स्क्यू कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैं इसको वर्टिकली स्क्यू कर रहा हूं, पूरा वर्टिकल स्क्यू भी आप इसको कर सकते हैं। एंटर कर दिया तो ट्रांसफॉर्म इसका बंद हो गया। अगेन एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म के अंदर यहां पे ऑप्शन दिया गया है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट से आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, अब देखिए जैसे ही मैं यहां पे गया, यह इस तरीके का एक नया सिंबल आ गया। अब इसको किसी भी एक एंगल में इसको आपको खींचना है, आपको छोटा बड़ा ऐसा कुछ भी करना है, ठीक है, किसी भी एक एंगल में, तो वो आप कर सकते हैं। देखिए वो पूरा जो आपका ऑब्जेक्ट है ना उसको स्ट्रेच कर रहा है। कंट्रोल Z। उसके बाद एडिट में ट्रांसफॉर्म के अंदर यहां पे एक और ऑप्शन आता है पर्सपेक्टिव। अब ये पर्सपेक्टिव क्या होता है, पर्सपेक्टिव को हम ऑन कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे मैं इस पॉइंट को मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूं। देखिए जैसे ही इस पॉइंट को मैं ड्रैग करूंगा, नीचे वाला पॉइंट भी उसी तरह ड्रैग होगा। देखिए 2 पॉइंट एक साथ हो रहे हैं। देखिए इस पॉइंट को मैं अंदर की तरफ ड्रैग करना हूं, मतलब कि मुझे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से अगर टेढ़ा करना है तो हम पर्सपेक्टिव का यूज करेंगे। पर्सपेक्टिव में फायदा ये है कि आप किसी भी एक पॉइंट को मूव करते हो तो उसका ऑपोजिट जो दूसरा पॉइंट होता है वो भी उसी तरीके से मूव होता जाता है, इस तरीके से। कंट्रोल Z। अब ट्रांसफॉर्म के अंदर एक और ऑप्शन आता है वार्प। अभी ये वार्प क्या होता है तो देख लेते हैं। देखिए मैंने वार्प ऑन किया है,
जैसे ही मैंने वार्प ऑन किया है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लाइंस ऐड हो गई हैं। अब तक ये लाइंस नहीं थी। अब देखिए यहां से मैं इसका पॉइंट जो है उसको मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं। देखिए ये इस तरीके से कार मुझे ऊपर की तरफ खींचेगी, दिख रहा है। इसका टॉप देखिए, मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, इसको थोड़ा सा मैं आगे की तरफ ले रहा हूं, इसको थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ ले रहा हूं। इससे कार का शेप चेंज हो गया। अब देखिए ये आगे का जो वार्प का पॉइंट है उसको मैं खींच रहा हूं। देखिए कार का शेप देखिए किस तरीके से चेंज हो रहा है। देखो कार इस तरीके से दब गई। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से वार्प से शेप भी चेंज कर सकते हैं। देखिए पीछे का पॉइंट भी मैं खींच रहा हूं। देखिए गाड़ी लंबी हो रही है। एंटर मतलब कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का इस तरीके से वार्प टूल से शेप चेंज कर सकते हैं। अब एडिट के अंदर ट्रांसफॉर्म में एक और ऑप्शन आता है रोटेट 180 डिग्री। मतलब आपके ऑब्जेक्ट को ये 180 डिग्री रोटेट कर देगा इस तरीके से, पूरा उल्टा। उसके साथ में है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर आपको रोटेट करना है क्लॉक तो क्लॉकवाइज आप रोटेट कर सकते हैं। आपको 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना है, आप इसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट को फ्लिप करना है, मतलब इसका मिरर करना है लेकिन हॉरिजॉन्टली, तो ये हॉरिजॉन्टली मिरर हो जाएगा। अगर इसको वर्टिकली मिरर करना है तो आप इसको वर्टिकली मिरर भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम सीखेंगे एडिट के अंदर डिफाइन ब्रश प्रीसेट। ये क्या होता है? आपको अगर कोई भी शेप एज अ ब्रश का जो लाइब्रेरी है उसके अंदर ऐड करना है तो हम उसका यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहां पे एक शेप बना रहा हूं, कुछ यहां पे और कुछ ऐड कर देते हैं। ये एक मेरा शेप बन गया है। अभी मैं यहां पे जाके कंट्रोल प्रेस करके लेयर पे सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैं सिलेक्ट कर देता हूं मेरा ड्रॉ किया हुआ एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अब एडिट पे जाके डिफाइन ब्रश प्रीसेट करना है। जैसे ही हम लोग ये करेंगे वो पूछेगा कि इसको सैंपल ब्रश बनाना है। हम करेंगे ओके। जैसे ही ओके करेगा वो ब्रश की लाइब्रेरी में चला जाएगा। अब नया लेयर लेने के बाद हम यहां पे जाके ब्रश टूल को ऑन कर लेंगे। आप देखेंगे कि ब्रश टूल की ये जो लाइब्रेरी है उसमें जो लास्ट ऑप्शन है वो आपने जो अभी बनाया हुआ ड्राइंग था वो ऐड हो चुका है। आपका ब्रश उस शेप का हो चुका है। अब इसको एज अ ब्रश आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से।